कि एक ऑब्जेक्टिव से और कितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, या एक ऑब्जेक्टिव को कितने तरीका से वो घुमा करके पूछ सकता है। क्योंकि परीक्षा में कोई चीज रट के अगर जाइएगा तो वो बहुत ज्यादा फायदा नहीं करता है। उस ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस कर लीजिए, उसका डिराइवेशन पढ़ लीजिए कि उस पर आधारित और कितने तरह का क्वेश्चन हो सकता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। मैं अपने यूट्यूब चैनल का जब नाम चेंज किया, तो पहले हम मोटिवेशन विद फिजिक्स करके चैनल चलाते थे। इसलिए आप लोग को हम इंफॉर्मेशन भी एक वीडियो के माध्यम से, एक इंफॉर्मेशन के माध्यम से, एक बैनर के माध्यम से, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए इससे पहले मैं दे चुका हूं कि कुछ कारण से और कुछ सजेशन के कारण ये मेरे यूट्यूब चैनल का जो नाम था पहले मोटिवेशन विद फिजिक्स, उसका नाम बदल करके अब हो गया बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। अगर वीडियो में हम लोग बोर्ड के एग्जाम को लेकर के तैयारी शुरू कर दिया है, और इस सीरीज में सबसे पहले बोर्ड में पूछे गए या पूछे जाने वाले जो संभावित प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव, उसका सीरीज हमने शुरू कर दिया है। और उसका पहला सीरीज का पहला वीडियो हमने डाल दिया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने तरह के आते हैं और उस क्वेश्चन से रिलेटेड और कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। इस तरह का वीडियो हम बना करके आप लोगों को परीक्षा की तैयारी के लिए डालते चला जाता है। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू किए हैं। जब ऑब्जेक्टिव पूरा समाप्त हो जाएगा तो अब शॉर्ट टाइप का शुरू करेंगे, और शॉर्ट टाइप आंसर में आपको ये बताएंगे कि शॉर्ट टाइप का कोई अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर कैसे लिखा जाता है। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स, क्योंकि अक्सर परीक्षा में जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, स्टूडेंट न्यूमेरिकल को छोड़ करके चले जाते हैं। नहीं, न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान चीज होता है और उसमें पूरा का पूरा नंबर मिलता है। तो इस तरह से अलग अलग सीरीज करके हम अब वीडियो डालते जा रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा होगी। तो आज फिर हम कुछ टिपिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कहीं ना कहीं पूछा है या पूछे जाने की संभावना है। तो ये हमने कुछ कलेक्शन किया है, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब इसे देखिए, ये पहला क्वेश्चन कहता है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन है। युक्ति मतलब डिवाइस। इसमें 4 ऑप्शन है कि डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सौर ऊर्जा के तो नाम से ही पता चल गया कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला सौर सेल ही होता है। आजकल यह बहुत व्यापक स्तर पर सोलर प्लेट चारों तरफ आप देखिएगा, पूरे गांव देहात में, छत पर, खेतों में लगा करके, उसमें क्या होता है कि एक सोलर प्लेट होता है। इस तरह से प्लेट होता है ना, सिलिकॉन का बना होता है। अब सन लाइट जब इस पर पड़ता है तो उस सन के एनर्जी को, सूर्य का जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके तब यह इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक माने विद्युत ऊर्जा में यह बदल देता है। तो यह जो युक्ति है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति जो है वह है सौर सेल। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौर सेल। ये अब इसी क्वेश्चन को घुमाएगा कैसे? कहेगा कि सौर सेल बदलता है। ऑप्शन 4 रहेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसी क्वेश्चन को घुमाने का एक अलग तरीका हो जाएगा। इसको दे देगा क्वेश्चन में कि सौर सेल बदलता है, यानी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में। तो इस तरह से ऊर्जा के रूपांतरण को लेकर के और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पंखा चल रहा है तो पंखा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, इस पर भी क्वेश्चन हो सकता है। तो पंखा में पहले विद्युत जा रहा है तो वह विद्युत ऊर्जा हुआ, उसके कारण यह चल रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा हो गया। तो विद्युत जाने के कारण इसमें यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो गया, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। ये बल्ब जल रहा है तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया। इस तरह से बहुत सारी युक्ति हैं जो एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऊर्जा से परिवर्तन वाले
सारा क्वेश्चन आप एक जगह कलेक्ट कर ले। कौन विद्युत ऊर्जा को, जैसे मोटर हो गया, पानी वानी चलाते हैं या मशीन चलता है, मोटर क्या है, विद्युत उसमें देते हैं तब वो चलना शुरू करता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा उसमें गया तब वो मोशन में आ गया, तो मोशन में आ गया तो उस ऊर्जा को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कुछ ऐसी भी युक्ति हैं जो यांत्रिक ऊर्जा को, जैसे डायनेमो, क्या करता है, जब इसको घुमाया जाता है तो विद्युत उत्पन्न होता है। तो घुमाया जाता है मतलब ये हो गया एक्टिव एक्शन, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा उसमें दिया जा रहा है, उस यांत्रिक ऊर्जा के कारण उसमें से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, माने कि विद्युत ऊर्जा बदल रहा है। तो जो डायनेमो होता है वह विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डायनेमो और मोटर ठीक एक दूसरे का उल्टा है। मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उसमें देते हैं तब वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल करके चलना प्रारंभ करता है। डायनेमो में क्या है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, इसको किसी न किसी तरीके से नचाया जाता है, तो किसी न किसी तरीके से नचाएंगे तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा देंगे, वह यांत्रिक ऊर्जा के कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो इस तरह से एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा के कन्वर्सन में बहुत सारे डिवाइसेज है, उनमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सोलर ऊर्जा का आंसर आपको ये हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। ऑप्शन है ए श्रेणी क्रम में, बी समानांतर क्रम में, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का स्ट्रक्चर देख लें। देखिए श्रेणी क्रम जो होता है, श्रेणी क्रम सीरीज कनेक्शन, बहुत सारा प्रतिरोध जो है एक लाइन में जुड़ा रहता है इस तरह से, यानी कि इसमें कहीं अगर हम करंट देते हैं किसी बैटरी से, ये प्लस ये माइनस, यह करंट अगर आई जा रहा है तो सब में करंट आई पास करेगा। मान लीजिए R1 हो गया, AR2 हो गया, AR3 हो गया, तो इसका जो समतुल्य होता है R, ये होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे चला जाता है जितना आप जोड़ेंगे। और समानांतर देखिए, माने कि पैरेलल में क्या होता है कि एक ही पॉइंट से बहुत सारा प्रतिरोध जुटा रहता है ऐसे। अब इसको हम बैटरी से कनेक्शन कर देंगे ऐसे, मान लीजिए कि R1 हो गया, AR2 हो गया, AR3 हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट R इक्वल टू होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग कहेंगे कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, तो आप देखिए कि इसका इक्विवेलेंट यह है सीरीज का, आप पैरेलल का इक्विवेलेंट वह है, ठीक उल्टा है। तो यह जो प्रतिरोध है, ध्यान दीजिए, यह R क्या है, सभी के योग का रिजल्ट है, यानी कि सभी प्रतिरोधों को जोड़ देंगे तो इसका वैल्यू आएगा। और इसमें क्या है कि यह 1/R है, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, यानी कि 1/, में जब चला गया, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो इसका वैल्यू घट गया, इसका वैल्यू घट गया, इसका वैल्यू घट गया। तो उस कंडीशन में अगर इस R का वैल्यू निकालेंगे तो इसका मान R1 से भी छोटा होगा, R2 से भी छोटा होगा, R3 से भी छोटा होगा। और इस कंडीशन में देख रहे हैं कि सब जुट करके आ रहा है कि इस R का मान R1 से भी बड़ा, R2 से भी बड़ा, R3 से भी बड़ा। क्यों? क्योंकि इसका मान सभी के योग के बराबर है। तो सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट जो समतुल्य प्रतिरोध होता है उसका मान बड़ा होता है, और समानांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है उसका मान छोटा होता है। किससे छोटा? प्रत्येक एक प्रतिरोध से छोटा। तो अब मान लीजिए कि आपके पास 2, 3, 4, 5 प्रतिरोध है और उससे एक बहुत बड़ा प्रतिरोध प्राप्त करना है, तो क्वेश्चन है कि किस में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे कि पैरेलल में जोड़ेंगे। तो यहाँ देख लिए कि सीरीज में जोड़ने पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सभी के योग के बराबर आ रहा है, जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यू जो है बड़ा हो जाएगा। और समानांतर क्रम में जो है इसका वैल्यू उल्टा है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो इस सब से इसका वैल्यू कम आएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से कहता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध का मान इसमें बढ़ेगा क्योंकि इसमें सभी के योग के बराबर होता है, तो उसको
श्रेणी क्रम में हम जोड़ देंगे, आंसर हो गया। अब यहीं पर कहता है, अब यहीं पर क्वेश्चन देखिए कैसे घुमाता है कि प्रतिरोध का मान घटाने के लिए, अब यहीं जब घटाने के लिए बात कर देता तो आंसर हो जाता समानांतर क्रम, क्योंकि यहां पर है। तो इस क्वेश्चन में दिया है बढ़ाने के लिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है घटाने के लिए। तो यह ध्यान देना है कि श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है उसका वैल्यू अन्य प्रतिरोधों से, माने प्रत्येक एक प्रतिरोध से ज्यादा होता है, और समानांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है उसका जो वैल्यू होता है वह प्रत्येक एक प्रतिरोध से कम होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के लिए चूंकि अधिक मान बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो आंसर हो गया आपका ए। चलिए एक एक एक्सप्लेनेशन करके जब आप देखिएगा तो वो याद हो जाएगा, उसमें भूलने वाली या रटने वाली कोई बात नहीं होगी। अब आइए कहता है तीसरा क्वेश्चन कि किस उपकरण में धन और ऋण ध्रुव नहीं होता, माने कि प्लस और माइनस नहीं होता है। तो अब यहां देखिए अमीटर, इससे करंट मापा जाता है। तो जब अमीटर किसी परिपथ में हम लोग जोड़ते हैं, तो ऐसे सीरीज कनेक्शन में हम लोग जोड़ते हैं, तो बैटरी से जब जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक छोर प्लस होगा और एक छोर माइनस होगा। प्लस से होकर के धारा घुसेगी या माइनस से होकर के निकल जाएगी, यह अमीटर हो गया। ठीक है, तो इसमें प्लस और माइनस होगा। वोल्ट मीटर, इसमें भी वोल्ट मीटर में चूंकि जहां जोड़ना होगा भी तो जोड़ देंगे वोल्ट मीटर, उसमें ही प्लस होगा माइनस होगा, क्योंकि एक तरफ से करंट जाएगा एक तरफ से निकलेगा। ठीक है। विद्युत सेल माने बैटरी, वो तो आप लोग घर में ही प्रयोग करते हैं कि उसका दो छोर होता है, एक प्लस और एक माइनस। अगर सूखा सेल भी अगर इस तरह का होता है, सूखा सेल इस तरह का, तो यह पोर्शन प्लस होता है, यह पोर्शन माइनस हो जाता है। तो यह तीनों में प्लस और माइनस पोल होता है, ध्रुव होता है। यह कुंडली कॉइल, इस तरह का कॉइल जो होता है, ना में उसका प्लस होता है ना उसका माइनस होता है, उस कुंडली में कोई पोल नहीं होता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के लिए ये किस उपकरण में धन और ऋण नहीं होता, तो यह कुंडली कॉइल, कॉइल में कोई प्लस माइनस नहीं होता, उसमें किधरों से किधरों धारा बह सकती है। तो इस तरह से इसका जवाब आपका हो गया कुंडली कॉइल, कॉइल में कोई ध्रुव नहीं होता। अब आइए चौथा, कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि चुंबकीय फ्लक्स है क्या। जैसे मान लीजिए कि ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ है, तो चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है इस तरह से, इस तरह से ये बल रेखाएं निकलती है ऐसे, और उसका कंसेप्शन है कि नॉर्थ पोल से निकलती है ऐसे और साउथ पोल की ओर घुसती है, ये कन्वेंशन माना गया है। तो यह जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उस पर कहीं भी हम एक यूनिट एरिया ले लेंगे, यूनिट एरिया माने एकांक क्षेत्रफल। तो कहता है कि इस एकांक क्षेत्रफल में जितने विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं पड़ती है उसी को फ्लक्स कहा जाता है। यानी कि कोई एकांक क्षेत्रफल काट लेंगे और उस एकांक क्षेत्रफल से होकर के जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी उसी को फ्लक्स कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह वेबर होता है, इसको याद रखने की जरूरत है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर, क्योंकि यहाँ देखिए ऑप्शन के हिसाब से वाट शक्ति का मात्रक है, जूल ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन फोर्स का बल का मात्रक है, बच गया वेबर। तो ये एक तो ऑप्शन के छांट देने से भी आंसर हो गया, और चुंबकीय फ्लक्स का जो SI मात्रक वेबर होता है इसको याद भी रखना है, यह वेबर होता है। चौथा हो गया। पांचवा आइए, कहता है कि एक अमीटर के 0 तथा 2 एम्पियर मतलब 2 एम्पियर पठन के बीच 20 विभाग हैं। तो अमीटर का अल्पतक मांग माने लिस्ट काउंट क्या होगा। ऑप्शन है 0.01 एम्पियर, बी में कहता है 0.1 एम्पियर, सी में कहता है 0.001 एम्पियर, डी में कहता है कोई नहीं। तो सबसे पहले तो ये जानना, अमीटर के बारे में जान लेना जरूरी है कि ये लिस्ट काउंट जो है वो कैसे होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ये अमीटर है,
ठीक है, यहां से मान लीजिए कि आपका 0 शुरू हुआ और कहता है कि यहाँ 2 एम्पियर तक, यही कह रहा है कि मिनिमम जो है, अगर हमारा कांटा यहाँ पर है 0 पर, तो ये अधिक से अधिक जाएगा तो कहां पर जाएगा, 2 एम्पियर पर, माने इस तरह से बढ़ेगा ऐसे 0 से 2 एम्पियर। तो कहता है कि 0 से 2 एम्पियर के बीच इसका 20 को विभाग है 20 को विभाग का मतलब यह हुआ कि वहीं से गिनेंगे 0 से, तो 20 को विभाग अगर इसके बीच में है, माने 20 भाग में यह बटा हुआ है, 20 भाग में यह बटा हुआ है। तो प्रत्येक एक भाग का जो काउंटिंग होगा वह कितना होगा, यह जानना सबसे जरूरी है। तो जो उसका प्रत्येक एक भाग का जो काउंटिंग होता है 20 भाग में बटा हुआ है, 20 विभाग में बटा हुआ है, यानी कि 0 से लेके 2 एम्पियर तक इस तरह से 20 गो बना होगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 गो हो गया। तो जब 20 गो हो गया है तो प्रत्येक एक को कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 तो लिख नहीं सकते हैं, 4 5 6 7 10 20 25 तो लिख नहीं सकते हैं। तो वह कितना कितना का होगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि 0 के बाद जैसे ही डिफ्लेक्ट करेगा तो इस पर आएगा, तो इसको कितना पढ़ेंगे। तो इसका एक तरीका है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, देखिए, माने अल्पतमांक माने लिस्ट काउंट करने के लिए क्या जरूरी है कि प्रत्येक एक डिपार्टमेंट का जो है आपका अंतराल, इंटरवल, यानी कि वैल्यू ऑफ ईच इंटरवल, प्रत्येक एक अंतराल का मान यह होता कितना है, तो आप समझ लीजिए उच्चतम वैल्यू उच्चतम मान माइनस, ध्यान दीजिए, न्यूनतम मान बटा विभाग की संख्या, यह फॉर्मूला होता है। यानी कि प्रत्येक एक अंतराल का जो वैल्यू निकालना होगा तो उसके लिए उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान बटा विभाग की संख्या। तो उस हिसाब से देखिए, अब इस क्वेश्चन कहता है कि मीटर का शून्य तथा 2 है, यानी कि सबसे कम कर दिया शून्य 2 है, तो उच्चतम मान हो गया 2 एम्पियर माइनस न्यूनतम मान हो गया 0, अब बटा यह है 20 भाग, यानी कि कितना हो गया 2 बटा 20 कट के हो गया 1 बटा 10, यानी कि 0.1 एम्पियर, यानी कि हर एक जो भाग है वह 0.1 एम्पियर, माने कि 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 ऐसे करते 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 यहां पहुंच जाएंगे तो 2 एम्पियर पहुंच जाएगा। तो यही 0.1 एम्पियर जो कहलाएगा प्रत्येक एक भाग के बीच का यह अंतराल है। तो जब कभी भी एक अंत, तो लिस्ट काउंट न कह रहा है, कह देता है कि प्रत्येक एक भाग का अंतराल का मान क्या होगा, तो यही होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान तब विभाग की संख्या। तो उच्चतम यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से 2 दिया है और न्यूनतम 0 दिया है, विभाग की संख्या कह रहा है कि 20 है, के बीच 20 विभाग है, तो 20 से भाग लगा दिए तो एम्पियर होगा 0. यानी कि हर एक के बीच 0.01 एम्पियर का। पढ़ेंगे कैसे, जैसे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 करते 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 यहाँ पर आइएगा तो 2 अपने आप बन जाएगा। तो अब कहता है कि अमीटर का अपवर्तन क्या होगा, तो 0.1 एम्पियर, ये बी आंसर दिया है तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो मान लीजिए कि ये रटना नहीं है, मान लीजिए कि यहाँ 0 और 2 एम्पियर दिया है तो 5 एम्पियर दे सकता था, तो यहाँ 5 माइनस इतना बटा 20 होता। उसी तरह से अगर 10 एम्पियर देता तो 10 माइनस 0 बटा 20 होता, या इतना ही देता, इसमें कहता है कि 50 विभाग है तो 50 से भाग लगता, तो हर एक विभाग का जो इंटरवल है, अंतराल, वह निकल जाता। तो इस तरह से किसी भी अमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वही होता है। अब लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि कम से कम कितना दर्शाएगा, तो कम से कम का मतलब कि 0 के बाद जौन पहिलका पे जाएगा, तो 0 के बाद जौन पहिलका पे जाएगा तो 0.1 एम्पियर है।
उससे ऊपर जाएगा तो 0.2 हो जाएगा, उसके ऊपर 0.3 हो जाएगा। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन बदल भी सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़े। आइए 5 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। प्रत्येक एक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्येक एक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक एक प्रतिरोध के बराबर, इनमें से कोई। तो अभी हम बताए थे, जस्ट ये वाला क्वेश्चन कौन था, इधर आपको ये था प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, ठीक उसी से रिलेटेड है। श्रेणी क्रम में जब था, देखिए श्रेणी क्रम में था तो वहां इक्विवेलेंट आर बराबर क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितना हो सकता है। और समानांतर में क्या था, 1/R था इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो स्पष्ट है कि इसमें जो इक्विवेलेंट होता है उसका मान इन सभी से अधिक होता है, इसमें जो इक्विवेलेंट होता है इसका मान इन सब से कम होगा, क्योंकि वह 1/, में है। कोई भी डिजिट लेकर के आप उसमें देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, मान लीजिए कि एगो 4 ओम है, एगो मान लीजिए 2 ओम है। ठीक है, तो जब एक बार हम सीरीज में जोड़ते हैं तो R बराबर हो जाएगा 4 + 2 कितना हो गया, 6 ओम। अब इस 6 ओम का वैल्यू 4 ओम से भी ज्यादा है और 2 ओम से भी ज्यादा है। लेकिन वहीं अगर 1/R बराबर 1/4 जोड़ 1/2 करेंगे तो एलसीएम 4 हो गया। देखिए हम बना के चेक कर देते हैं, तो 1 प्लस हो गया 2 यानी कि 3/4। तो ये R निकालेंगे अगर तो हो जाएगा 4/3। 4/3 का मतलब कितना हो गया, 1.33। अब देखिए यहां पर जो 1.33 आया वह इस 4 ओम से भी छोटा आया, 2 ओम से भी छोटा आया। मतलब कि जब इसको पैरेलल में जोड़े तो इक्विवेलेंट का मान जो है प्रत्येक एक प्रतिरोध से घट गया, और जब सीरीज में जोड़े तो जो 6 ओम आया तो प्रत्येक एक बढ़ गया। तो अब यहाँ पर यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो यहाँ समानांतर हम जोड़ दिए तो क्या आ गया, कम आ गया। तो प्रत्येक एक प्रतिरोध से, ये आंसर हो जाएगा। अब यही चीज यदि कोई प्रतिरोध श्रेणी हो तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो श्रेणी में क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 ओम आ गया जोड़ने पर, यानी कि इसका मान प्रत्येक एक से ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ पर दे देता श्रेणी तो उसका आंसर हो जाता ए। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीका से वो घुमा सकता है। तो ये आज आपको हम इतना ऑब्जेक्टिव कलेक्ट किए थे, जहां से कि चूंकि हम वैसा ही ऑब्जेक्टिव कलेक्ट कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्टिव से और कितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, या एक ऑब्जेक्टिव को कितने तरीका से वो घुमा करके पूछ सकता है। क्योंकि परीक्षा में कोई चीज रट के अगर जाइएगा तो वो बहुत ज्यादा फायदा नहीं करता है। उस ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस कर लीजिए, उसका डिराइवेशन पढ़ लीजिए कि उस पर आधारित और कितने तरह का क्वेश्चन हो सकता है, तब आपको क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको 6 ऑब्जेक्टिव जिसमें कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको हम आज एक्सप्लेन कर दिए। हाँ, अब तक इस तरह का अब सीरीज शुरू कर दिए हैं तो कंटिन्यू अब जाते रहेगा। पूरा का पूरा जब ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा तब हम लोग शॉर्ट टाइप में भेजेंगे। अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो खोजना नहीं पड़ेगा, आपके सब्सक्रिप्शन में जाकर को मिल जाएगा। अगर आप बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य स्टूडेंट और साथियों का शेयर कीजिए। तब तक नमस्कार, बी हैप्पी।